हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। वो दौर अलग था जब सोवियत यूनियन अपने साथी देशों के लिए सीधे जंग के मैदान में उतर जाया करता था। ना डर, ना संकोच, बस एक फौलादी साथ जो आखिरी सांस तक निभाया जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अमेरिका ने अपनी चालों से पहले सोवियत यूनियन को तोड़ा और फिर धीरे धीरे रूस को भी इतना कमजोर कर दिया कि अब वो दूसरे के लिए खुलकर लड़ने से कतराता है। अब रूस सिर्फ बयान देता है, रणनीति गढ़ता है, लेकिन मैदान में नहीं उतरता, क्योंकि अब हर चीज के आगे लिखा होता है नेशनल इंटरेस्ट। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब भी रूस ने न कोई बड़ा समर्थन दिया, न कोई बड़ा रक्षा सहयोग, न ही कोई दुनिया को चौंकाने वाला बयान सामने आया। अब वही रूस ईरान के साथ भी वैसा ही खेल खेल रहा है। ईरान लड़ रहा है लेकिन रूस सिर्फ दूर से कूटनीति का ढोल बजा रहा है। इस समय सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में घुर चुकी है बेचैनी की हवा। ऑपरेशन राइजिंग लायन के साथ ही जैसे मिडिल ईस्ट धक उठा है, वैसे ही रूस की रणनीतिक नींव भी हिलने लगी है। रूस के लिए ये जंग सिर्फ एक और संघर्ष नहीं, उसके सपनों की ताबूत बन सकती है। जब इजरायल ने ईरान पर मिसाइलों की बारिश शुरू की तब पुतिन के पास सिर्फ चुप्पी और चिंताओं का जखीरा बचा। मास्को के दिग्गज रणनीतिकार बोले, ये युद्ध रूस के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मास्कोस की कॉमसोमोरेट्स का सनसनीखेज खुलासा, रूस अब सिर्फ तमाशबीन है जबकि उसके दोस्त ईरान पर तबाही टूट रही है। और सुनिए रूस के टॉप विश्लेषक आंद्रेई कोर्टुनोव का दर्द भरा बयान। जिस ईरान से 5 महीने पहले हमने दोस्ती की थी, आज उसी पर मिसाइल गिर रहे हैं। और हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ बयान दे रहे हैं। शुरुआत में रूस ने उम्मीदें बांधी थी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, दुनिया यूक्रेन को भूल जाएगी। लेकिन अब दिख रहा है मिडिल ईस्ट की ये आग कहीं रूस को ही न झोसा दे। पुतिन की चुप्पी अब जंग में चुभने लगी है। न कोई सेना भेजी, न कोई ढाल बनी, बस बयान, और वो भी बेमायने। ईरान के साथ सुरक्षा समझौते के नाम पर रूस ने जो वादे किए थे वो आज सिर्फ कागजों में सिसक रहे हैं। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था, यह समझौता क्षेत्रीय शांति के लिए मील का पत्थर होगा। पर आज ईरान अकेला छटपटा रहा है और रूस सिर्फ शांति की बातें कर रहा है। यही रूस जिसने अपने यूक्रेन युद्ध में ईरान के शाहिद ड्रोन से तबाही मचाई थी, आज जब तेहरान जल रहा है तो पुतिन को अपनी सीमाएं याद आ गईं। अब डर यह है कि अगर ईरान की सरकार लड़खड़ा गई तो रूस की शाहिद डील भी भस्म हो सकती है। पुतिन की रणनीति का महल अब रेत पर खड़ा नजर आ रहा है। 6 महीने पहले सीरिया हाथ से फिसला, बशर अल असद सत्ता से बाहर हुए। अब अगर तेहरान की हुकूमत भी बदली तो रूस मिडिल ईस्ट की सियासत में एकदम तन्हा हो जाएगा। उधर सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, जहां पुतिन एक शक्तिशाली नेता की छवि गढ़ने में लगे हैं। पर हकीकत यह है कि पश्चिमी कंपनियों ने इस फोरम से मुंह मोड़ लिया है और जो कभी रूस का डावोस कहलाता था वो अब एक खोखली साख का आईना बनकर रह गया है। सेंट पीटर्सबर्ग से आई है रूस की नई और सबसे चौंकाने वाली चाल, जहां पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब वह खुद जंग के बीच मध्यस्थता करेंगे। हाँ, वही पुतिन जो यूक्रेन की जमीन पर बम बरसा रहे हैं, अब तेहरान और यरूशलेम को दोस्ती का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मंच से पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने दावा किया, रूस ने ईरान, इजरायल और अमेरिका को शांति प्रस्ताव भेज दिया है और वो इस बेहद नाजुक मसले का शांति से हल निकाल सकते हैं। पुतिन ने कहा, हम दोनों देशों के दोस्त हैं और इस दोस्ती की जमीन पर हल संभव है। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रूस की ऐतिहासिक भूमिका गिनाई। बशहर न्यूक्लियर प्लांट में रूस की मौजूदगी को गर्व से बताया। रूस बना था सुलह का सेठ, पर ट्रंप ने झटके में कर दी पुतिन की कूटनीति की बत्ती गुल। पिछले हफ्ते दोनों नेताओं की बातचीत में जो हुआ, अब उसका धमाका खुद ट्रंप ने कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने कहा, मैंने पुतिन से कहा पहले यूक्रेन वाला मोर्चा सुलझाओ, फिर दूसरों के घर के झगड़ों में पड़ो। मतलब साफ है, अमेरिका को पुतिन की शांति की दुकान पर भरोसा नहीं। पहले तो ट्रंप ने रूस की मध्यस्थता पहल को हाँ कहा था, लेकिन अब उन्होंने पूरी चाल को नकारते हुए रूस की साख पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पुतिन कह रहे हैं, हम इजराइल के भी दोस्त और ईरान के भी, पर ट्रंप का संदेश साफ है, तुम्हारी साख अब बची नहीं है। रूस हमेशा मिडिल ईस्ट में बैलेंस का दावा करता रहा। ईरान से उसके सैन्य समझौते और इजराइल से उसके गहरे राजनयिक संपर्क अब सब हवा में तैरते दिख रहे हैं। पुतिन की यह छवि तब बेमानी लगती है जब यूक्रेन युद्ध की बात सामने आती है। ट्रंप ने यूक्रेन में 30 दिन की सीज फायर की मांग की थी, लेकिन पुतिन ने साफ कह दिया कि जब तक पश्चिमी देश हथियार भेजना नहीं रोकते और यूक्रेन सैनिकों को पीछे नहीं हटाता,
तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। CNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में वो राज सामने आ गया है जो रूस ने पर्दे के पीछे छुपा रखा था। एक तरफ ईरान की राजधानी पर मिसाइलों की बारिश, तेहरान की गलियों में धुएं और मौत का सन्नाटा, तो दूसरी तरफ मास्को में तेल के दाम बढ़ने से खनकती खजानों की घंटियां। रूस को ईरान का दोस्त माना जाता था, शायद ड्रोन वही था जिसने यूक्रेन की रातों को तबाह किया। लेकिन अब जब ईरान खुद तबाह हो रहा है तो रूस सिर्फ कागजी बयान दे रहा है, न सैन्य मदद न डिप्लोमेटिक दबाव। बस इतना कहा, इजरायली हमले अवैध हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, और बस बयान देकर खुद को तटस्थ बता दिया। क्रेमलिन का पुराना खेल फिर सामने है, दिखाएंगे दोस्ती, निभाएंगे फायदेमंदी। तेल की कीमतें चढ़ी, रूस की तिजोरी भर गई, ईरान फूंका गया, मास्को को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रेमलिन को अपमान महसूस हो रहा है, लेकिन मजबूरी में चुप है। सिर्फ ईरान ही नहीं, सीरिया में बशर अल असद का पतन भी रूस के लिए करारा झटका था। इससे पहले इराक और लीबिया हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन इस पूरे संकट के बीच भी पुतिन को फायदा दिख रहा है। तेल की कीमतें उफान पर हैं और साथ ही एक नया मौका है अमेरिका के साथ रिश्तों को पटरी पर लाने का। पुतिन ने व्हाइट हाउस को याद दिलाया कि ईरान के न्यूक्लियर मसले पर रूस अमेरिका का पुराना साथी रहा है और वह दोबारा मध्यस्थता के लिए तैयार है। ट्रंप ने शुरुआत में इस प्रस्ताव को सराहा, लेकिन बाद में बयान बदलकर पुतिन को अपने मुद्दों पर ध्यान देने की सलाह दी। फिर भी पुतिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया, एकमात्र नेता हैं जिनके पास ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों से डायरेक्ट संवाद की ताकत है। अब पुतिन खुद को मिडिल ईस्ट का पावर ब्रोकर बनाने की तैयारी में है। उन्होंने इस जंग को डिप्लोमेटिक अवसर में बदल दिया है और अमेरिका को संकेत दिया है कि अगर वह चाहे तो रूस साझेदारी को और गहरा कर सकता है। हालांकि रूस ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि अगर उसने इस संघर्ष में इजरायल की सीधी सैन्य मदद की तो पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा, अगर अमेरिका ने सैन्य दखल दिया तो पूरा इलाका काबू से बाहर चला जाएगा। रूसी इंटेलिजेंस चीफ सर्गेई नारिश्किन ने इसे नाजुक मोड़ बताया, यानी अब एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को भस्म कर सकती है। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने ट्रंप के समर्पण प्रस्ताव को जली हुई राख की तरह फेंक दिया और चेतावनी दी, अगर अमेरिका ने हमला किया तो परिणाम होंगे भयानक और अपूरणीय। लेकिन अब अकेला नहीं है ईरान, तुर्की खुलकर मैदान में उतर आया है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा, ईरान को आत्मरक्षा का पूरा हक है और अपने डिफेंस सेक्टर को आदेश दे दिया, मिड और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाओ। जब पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कूटनीति की गली में उतर आए हैं। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ईरानी राष्ट्रपति पेसेश्कियन से अलग अलग कॉल पर सीधा संवाद किया और कहा, रूस इस युद्ध को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है। पुतिन का ये कदम अचानक नहीं है। रूस और इजरायल के रिश्ते इतिहास में कई बार तूफानों से गुजर चुके हैं, लेकिन टूटे नहीं। 2018 में सीरियाई मिसाइल ने गलती से रूस का विमान गिरा दिया था, जिसमें 15 सैनिक मारे गए थे। फिर भी पुतिन और नेतन्याहू ने रिश्ते नहीं तोड़े, बल्कि सीरिया जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी साथ काम किया। अब वही पुतिन ईरान और इजरायल के बीच की आग में पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब इजरायल ने ईरान पर मिसाइलों की बारिश शुरू की और रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी निशाने पर आ गया, तब सबको लगा रूस अब भड़केगा। लेकिन मास्को ने चालाकी से गेम खेला, हथियारों की सप्लाई धीमी कर दी ताकि इजरायल नाराज ना हो। और बदले में क्या मिला? इजरायल ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ हथियार भेजने से खुद को अलग कर लिया। यह है रूस की डिप्लोमेसी, शांति का मुखौटा, चाल का जाल। इधर ईरान से भी रिश्ते गहरे हुए। सोवियत यूनियन के पतन के बाद रूस बना ईरान का सबसे बड़ा टेक्नो सप्लायर। बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस की देन 2013 में चालू हुआ और यही बना ईरान के न्यूक्लियर सपनों की बुनियाद। यानी रूस दोनों तरफ बैठा व्यापारी, एक हाथ से मिसाइल, दूसरे से मध्यस्थता। युद्ध के बीच भी बाजार और मौके तलाशना अगर कोई जानता है तो वह है व्लादिमीर पुतिन। साल 2015 जब ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर रहा था, रूस वहीं खड़ा था, सबसे बड़े साझेदार की तरह। और जब ट्रंप ने अमेरिका को डील से बाहर खींचा, तब भी रूस ने ईरान का हाथ नहीं छोड़ा। सीरिया का गृह युद्ध, रूस और ईरान की जोड़ी ने मिलकर बशर अल असद की कुर्सी बचाई थी। लेकिन दिसंबर 2024 सीरिया की सत्ता फिसली और रूस को लगा करारा झटका। अब जब ईरान और इजरायल एक दूसरे को तबाह करने पर उतारू हैं,
तो रूस फिर से कूटनीति की बिसात पर अपने मोहरे चला रहा है। विश्लेषक कहते हैं, यूक्रेन युद्ध से हटती वैश्विक नजरें और तेल की आसमान छूती कीमतें पुतिन की गिरती अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंक रही हैं। रूस अब भी जीत रहा है, कभी हथियार बेचकर, कभी मध्यस्थता का स्वांग रचकर और कभी बस शांति के नाम पर आग सेंक कर। यह है मास्को की असली रणनीति, जहां युद्ध भी मुनाफे की डील होता है। गार्डियन की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो सीधे रूस की रणनीति की पोल खोलता है। रूस के शीर्ष विदेश नीति विश्लेषकों ने साफ कर दिया है, मास्को ईरान की सैन्य मदद नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका से टकराने का खतरा उठाना रूस के बस की बात नहीं। अब सवाल ये नहीं कि तेहरान पर मिसाइलें गिर रही हैं, सवाल यह है कि अगर ईरान की सत्ता पलटी तो रूस को सीरिया से भी बड़ा झटका लगेगा। याद कीजिए, जब बशर अल असद की सत्ता डगमगाई थी तो रूस की वर्षों की सैन्य साख भी उस रेत की दीवार की तरह ढह गई थी। रूस की असली चिंता है, तेहरान में अगर सत्ता बदलती है तो वहां चल रही अरबों डॉलर की गैस, तेल और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं तबाह हो जाएंगी और ये झटका मास्को की अर्थव्यवस्था को अंदर से हिला सकता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान ने रूस को हजारों ड्रोन दिए, यहां तक कि ईरानी विशेषज्ञों ने उरल पर्वतों में रूस के लिए ड्रोन फैक्ट्री तक खड़ी कर दी। लेकिन जैसे ही ईरान पर हमला हुआ, पुतिन ने खुद को सैन्य सप्लाई के मामले में पूरी तरह किनारे कर लिया। तेहरान ने बार बार रूस से एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट मांगे, लेकिन मास्को ने हर बार चुप्पी ओढ़ ली, न कोई सिस्टम भेजा, न कोई लड़ाकू मदद। अब जब ईरान की सैन्य ताकत पर हमला हो रहा है, हिजबुल्लाह जैसे सहयोगी ढहते जा रहे हैं, तो रूस की प्रतिक्रिया सिर्फ एक लाइन में सिमट गई, हम इस हमले की निंदा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन का नाम तक नहीं ले रहे हैं। G7 सम्मेलन के बीच उन्होंने अचानक मीटिंग छोड़ दी और वोलोदिमीर जेलेंस्की से प्रस्तावित मुलाकात को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब रूस के थिंक टैंक से बड़ी चेतावनी आई है। इस घटनाक्रम में सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य नुकसान यूक्रेन का होगा, लेकिन रूस के लिए असली खतरे की घंटी अब कहीं और से बज रही है। अगर ईरान में सत्ता बदल जाती है तो पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा और रूस पूरी तरह से अलग थलग पड़ सकता है। पुतिन ने पिछले 2 दशक में अरबों डॉलर और सामरिक पूंजी लगाकर मिडिल ईस्ट में अपनी जड़ें जमाई थीं, लेकिन अब वही जड़ें एक सत्ता परिवर्तन के झटके में राख बन सकती हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के बीच फोन पर बातचीत हुई, जहां दोनों नेताओं ने ईरान इजरायल युद्ध को क्षेत्र के लिए अत्यधिक विनाशकारी बताया। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि रूस इस जंग में मध्यस्थता के लिए पूरी तरह तैयार है। सबको पता है कि अमेरिका ईरान में कौन सा खेल खेल रहा है और कहानी की स्क्रिप्ट कोई नई नहीं, बल्कि साल 2003 की वही घिसी पिटी पटकथा है, जहां जॉर्ज बुश ने इराक पर झूठे हथियारों के बहाने हमला किया था। अब उसी नाटक को डोनाल्ड ट्रंप नए चेहरों के साथ दोहरा रहे हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बात पर यकीन कर लिया, जिन्होंने कहा ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के आखिरी चरण में है। लेकिन असली खुलासा तो ट्रंप की अपनी खुफिया प्रमुख तुलसी गब्बार्ड ने मार्च में संसद में कर दिया था और कहा था कि ईरान तो न्यूक्लियर हथियार बना ही नहीं रहा है। तो सवाल उठता है, क्या ट्रंप जानबूझकर एक झूठे बहाने से जंग की जमीन तैयार कर रहे हैं? क्या अमेरिका फिर से वही खून और तेल की साजिश दोहराने जा रहा है? अमेरिका को यह अच्छा नहीं लग रहा कि चीन बेहद सस्ते रेट में ईरान के तेल खरीद रहा है, इसलिए अब अमेरिका इराक की तरह पूरे ईरान के तेल पर कब्जा चाहता है। अब पर्दा हट चुका है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहे हैं, ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा, वरना अयातुल्ला खामेनेई की हत्या का आदेश देने से भी नहीं हिचकेंगे। ट्रंप की ये धमकी अब किसी रणनीति का हिस्सा नहीं, सीधे युद्ध का ऐलान लग रही है। अगर अमेरिका ने अपने B2 बंकर बस्टर बम ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर गिरा दिए, तो ये लड़ाई अब सिर्फ इजरायल की नहीं, सीधे वॉशिंगटन की जंग बन जाएगी। और इस सब के बीच सबसे बड़ा झटका चीन को लगा है, जिसने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश किया, उसे शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स का सदस्य बनवाया, तेल के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाईं और खुद को सबसे बड़ा खरीदार बनाया। अब वही चीन खुद को इस युद्ध से बाहर और हाशिए पर खड़ा पा रहा है। न अमेरिका चीन की सुन रहा है, न ईरान अब थमने को तैयार है। और अगर खामेनेई पर वाकई हमला हुआ तो ये आग पूरे मध्य पूर्व को निगल जाएगी और शायद एशिया को दी। अब बात बम की नहीं, बेताब होती महाशक्तियों की है और ये टकराव इतिहास का सबसे बड़ा भूचाल ला सकता है। ईरान के ऊपर इजरायल के सटीक मिसाइल हमले यूं ही नहीं हुए, उनके पीछे था अमेरिका की खुफिया जानकारी और एडवांस सैन्य तकनीक का पूरा नेटवर्क।
इजरायल को हर कदम पर वॉशिंगटन की आंखों और हथियारों का साथ मिला। यह बात हाल ही में टेड क्रूज भी स्वीकार कर चुके हैं। उधर चीन और तुर्की, जिन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट देकर ताकतवर बनाया, वही देश ईरान की मदद से पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इजरायल अमेरिका की सैन्य शक्ति का सीधा विस्तार है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना है ताइवान को चीन में मिलाना, और वो किसी भी हाल में नहीं चाहते कि ईरान के मामले में अमेरिका से सीधी टक्कर हो, क्योंकि इससे ताइवान मुद्दे पर अमेरिका और उग्र हो सकता है। अब जियोपॉलिटिक्स में एक ही सच्चाई बची है, पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट, बाकी दुनिया बाद में। कोई दोस्त स्थायी नहीं, कोई दुश्मन स्थायी नहीं, स्थायी है सिर्फ फायदा और रणनीतिक मौन। ईरान अब अकेला नहीं इसलिए है क्योंकि सब उसका साथ छोड़ गए, बल्कि इसलिए क्योंकि आज की दुनिया में कोई बिना स्वार्थ के साथ देता ही नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।